विमल जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिएगा सर। वर्षों से जो ये राज जो है एक ओवैसी परिवार का रहा है, मैं कहना चाहता हूँ कि माधवी लता जो है वहाँ के मुस्लिम महिलाओं से काफ़ी जुड़ी हुई हैं। 3 तलाक के मुद्दों पे भी जो है काफ़ी सक्रिय दिखी थी वो। इसके साथ साथ मैं बता देना चाहता हूँ कि ऐसे मुस्लिम जो ओवैसी के पार्टी के द्वारा या ओवैसी द्वारा जो है पीड़ित मुस्लिम जो है उनका भी साथ जो है माधवी लता जी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ साथ मैं बता देना चाहता हूँ कि माधवी लता एक एक्टर भी रह चुकी है। 1984 से जिस तरीके का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, ऐसा लगता नहीं है कि कोई दुखी है बहुत ज्यादा। देखिए, मैं कहना चाहता हूं पूर्णिमा जी कि अभी चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में, आपने देखा था उपचुनाव में जो है आजमगढ़ और रामपुर का हाल, लोग कहते थे कि जो है आजमगढ़ और जो है रामपुर जो है एक किला है समाजवादी पार्टी का, लेकिन आपने देखा था भारतीय जनता पार्टी कैसे जीती। कन्नौज की बात करूं तो कन्नौज में आज चुनाव है जहां पे सुब्रत पाठक जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है। तेलंगाना से आप उत्तर प्रदेश पे आ गए हैं। कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर उसी पर नहीं, मैं तेलंगाना की बात कर रहा हूँ, मैं तेलंगाना की बात कर रहा हूँ पूर्णिमा जी। मैं भारत 24 पे चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ। 17 सीटों में से जो है भारतीय जनता पार्टी जो है 10 से 12 सीटें जो है इस बार जीतते हुए नजर आ रही है। 10 से 12 सीटें जी कह रहे हैं, क्या सही कह रहे हैं सर? 10 से 12 सीटें निश्चित तौर पे दावेदारी तो होनी ही चाहिए पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पे। नहीं, मुझे लगा विमल जी 17 में से 17 नहीं कहते अभी। देखिए पूर्णिमा जी, भारतीय जनता पार्टी तो नहीं, कॉन्फिडेंस इस बार आप में। अब आप सर देखिए 400 पार की बात कर रहे हैं तो 17 में 17 भी कह देते तो कोई इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होती। और व्हाई नॉट, आप क्या दिक्कत है उसमें? तैयारी एक ईमानदार कार्यकर्ता के तौर पे ये अपने से भी लोग थोड़ा सा नीचे इस तरह से आकलन कर रहे हैं। मूल बात यह है कि जो 400 पार तो कहानी हो गई, बात कहानी खत्म है। जिस तरह से पिछले 3 टर्म और ये चौथा टर्म में जिस तरह से लगातार वोटों का प्रतिशत नीचे गिरा है और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी टोन लगातार वो अलग अलग तरीके से चेंज करने का प्रयास किया है, अलग अलग मुद्दों को लाने का प्रयास किया है। इस बार भी अभी आप देख रहे थे कि किस तरह से ध्रुवीकरण का प्रयास किया जा रहा है, या गिरिराज सिंह जी जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल बिहार में कर रहे थे। इन सबों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है, पेशानी पे लकीरें हैं। तो वो 400 पार 370 वो सारी बातें अब छूट गई है पीछे। अब कश्मकश इस बात में लगी हुई है कि वापसी कैसे हो। वापसी आसान नहीं है। अभी भी हम मान के चल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो निश्चित तौर पे इंडिया गठबंधन से मजबूत है, लेकिन वापसी आसान नहीं है, उसकी कोशिश लगातार जारी है। आसनसोल चलते, धनंजय मंडल इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। और धनंजय, आसनसोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जाहिर है कि कहीं ना कहीं चेहरे के लिहाज से, पूरे बंगाल की राजनीति के लिहाज से आसनसोल हमेशा से सुर्खियों में बनी रही है। और जाहिर है कि इस बार के कैंडिडेट भी ऐसे हैं जिनकी चर्चा हर बार होती है। आप पोलिंग बूथ के बाहर हैं, जरा पॉसिबल होगा तो वोटर्स से बात कीजिएगा और वहां का समीकरण भी समझाते चलिएगा। देखिए, आसनसोल औद्योगिक नगरी है और कोलकाता के बाद दूसरा बंगाल का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ पे देखिए सुबह से 7 बजे से सभी जो वोटर है लाइन में लगे हुए हैं। महिलाओं की अलग लाइन है, पुरुषों की अलग लाइन है। और सभी देखिए महिलाएं सुबह से 6 बजे से यहाँ पे आ गए थे वोट करने के लिए। और एक एक करके हम वोटरों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है और किन मुद्दों को लेकर वो वोट करेंगे। हालांकि शत्रुघ्न सिन्हा बिहारी बाबू यहाँ पे सांसद है और वो चुनाव टीएमसी के द्वारा उतारा गया। बीजेपी के SS आहूवालिया कैंडिडेट हैं जो चुनावी मैदान में। हम एक एक करके बात करेंगे। सभी कैंडिडेट देखिए सभी लाइन में यहाँ से लगी हुई हैं और एक एक करके चाहे जितने भी महिलाएं आधी आबादी बताई जाती है और इनकी भूमिका काफ़ी अहम होती है। हम एक एक करके बात करते हैं। आप युवा वोटर हैं, क्या मन में क्या है, दिमाग में क्या लेके वोट कर रहे हैं, क्या मुद्दे हैं आपके? देश की, मतलब देश तरक्की करे उसी को ही वोट देंगे, बस यही। आप क्या कहना चाहेंगे कि किन किन के मुद्दों को लेके वोट करने के लिए आए हैं? कुछ बताना चाहेंगे क्या मुद्दे को लेके वोट करने के लिए आए हैं? थोड़ा शांत भावे देश चलाने का। आप क्या कहना चाहेंगे? वोट करने के लिए आए हैं, क्या क्या मुद्दे हैं? टीएमसी के उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा भी उतरे हैं, बीजेपी के SS आहूवालिया, तो क्या मुद्दे हैं देश में आप जो मतदान करने के लिए आए हैं? मुद्दे देश अच्छा शांति से चले, हम लोग वही चाहेंगे। आके देखिए हम कुछ पुरुष मतदाताओं से भी बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आपसे जानना चाहूँगा क्या मुद्दे हैं जो वोट कर क्या कहना चाहेंगे जो वोट करने के लिए क्या मुद्दे हैं? मुद्दे तो बेसिकली क्या है कि एक तो देश में शांति होनी चाहिए, है ना, झगड़ा नहीं होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन नहीं होना चाहिए, शांति होनी चाहिए ये। और दूसरा एजुकेशन नहीं है, इसलिए हम लोग चौपट हो रहे हैं। तीसरा रोजगार चाहिए। हम चाहते हैं कि एक ठो संख्यागरिष्ठ सरकार बने जो कि देश को शासन कर सकेगा।
क्या कहना चाहेंगे? जल्दी जल्दी से कमेंट लेना चाहूँगा, क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या मुद्दे हैं? मुद्दा है जी, जैसे जैसे देश हम लोग का अच्छा चले, अच्छा ही है, यही सब है और क्या है। आप क्या कहना चाहेंगे, किन मुद्दों को लेकर वोट करने के लिए आए हैं? मुद्दे सबको तो मालूम है लोगों को पहले से, और जो मुद्दे आ रही है अखबारों में सब में उस सब को लेके सब वोटिंग किया जाएगा। देखिए तस्वीरें अच्छा, हम बोलेंगे अरविंद मैं सहयोगी लौटती से हूँ कि आपके पास धनंजय। एक दुखद खबर इस वक्त है, जल्दी से उसकी जानकारी देते हुए। ये खबर मुंगेर से है, जहां पर एक पीठासीन अधिकारी की मौत की खबर है। बूथ संख्या 210 के पीठासीन अधिकारी की मौत हुई है। ये खबर अभी अभी मिल रही है, देखिए, और ये दुखद खबर है क्योंकि बूथ संख्या 210 पर ये पीठासीन अधिकारी मुंगेर में मौजूद थे, जहां पर इनकी मौत हो गई है। हालांकि जाहिर है कि मुझे इसमें कुछ और जानकारी की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन फिलहाल अभी यही जानकारी है कि जो पीठासीन अधिकारी हैं, और पीठासीन अधिकारी किस तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं ये हम सब जानते हैं, लेकिन बिहार के पीठासीन पदाधिकारी की मौत की खबर इस वक्त मिल रही है। और मतदान से पहले ये जो पीठासीन अधिकारी हैं, इनकी मौत की बात सामने आई है। मुंगेर की बूथ संख्या 210 के पीठासीन अधिकारी हैं, जिनका नाम ओंकार चौधरी है। ओंकार चौधरी की मौत हो गई है। और जो लोकसभा चुनाव, मुंगेर लोकसभा चुनाव है, उसको लेकर मध्य विद्यालय चकासिम इब्राहिम शंकरपुर में इनकी ड्यूटी लगी हुई थी, और वहीं पर ओंकार चौधरी की मौत हुई है। ये पीठासीन अधिकारी की मौत की खबर मिल रही है। और इसी बीच में धनंजय, एक बार फिर से आपके पास आते हैं, क्योंकि आप वोटर से बात कर रहे थे। मैं चाहूंगी कि उसको आप जारी रखें, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा है और जाहिर है कि बाबुल सुप्रियो ने इस सीट को बहुत ही इंटरेस्टिंग हमेशा से बना के रखा है। इस बार उनको टिकट नहीं मिला, वो एक अलग बात है, लेकिन जनता के मन में ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है? मुद्दे इंपॉर्टेंट हैं, गारंटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न्याय ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या कुछ ऐसा है जो वो चाहते हैं कि जो चुनकर आए वो उनकी बात सुने, और कोई ऐसा मुद्दा जिसको लेकर उसको काम करना होगा? देखिए पूर्णिमा, ये टीएमसी का गढ़, माफ कीजिएगा, लेफ्ट का गढ़ रहा था, और लेफ्ट के बाद जब बीजेपी के बाबुल सुप्रियो के यहाँ कैंडिडेट बनाया गया था, उन्होंने उस गढ़ को दहा था। बाकी जब वो टीएमसी में चले गए, फिर उपचुनाव हुए, शत्रुघ्न सिन्हा यहाँ से जीत के आए, और शत्रुघ्न सिन्हा फिर से मैदान में, और SS आहूवालिया बीजेपी की तरफ से हैं। हम एक एक कैंडिडेट जो वोटर है उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे फिर से कि उनके जहन में क्या है, किन किन बातों को लेकर वोट करने के लिए जा रहे हैं। आपसे जानना चाहूँगा, किन मुद्दों को लेकर वोट करने के लिए आप युवा वोटर हैं, क्या क्या जहन में है, क्या मेरा कोई कमेंट्स नहीं है इसमें। क्या कहना चाहेंगे आप वोट करने मैं के तो लिए? सीनियर सिटीजन हूँ, मैं कहना चाहती हूँ कि भाई सीनियर सिटीजन के लिए कुछ करें, और हमारे जो ये बेरोजगारी, शिक्षा, इसके लिए कुछ जो भी सरकार आए करे, ताकि हमारे बच्चे इधर उधर ना भटके। हम लोग को छोड़ के सब परदेश, तो हम लोग क्या करेंगे? घर में नौकरी होगा तब ना। तो हम लोग यही चाहते हैं कि जो भी सरकार आए सबके बारे में सोचें। देखिए वोट करके आप आ रहे हैं, वोट कर किया आपने, क्या जहन में रख के वोट डाला आपने? हाँ, वोट आपने किया, क्या कहना चाहिए, क्या मुद्दे को लेके वोट किया आपने? वोट तो हम लोग को प्राइम अधिकार है ना, इसीलिए जो है हम लोग को ये डाला है। क्या मुद्दे थे, क्या जहन में मुद्दे? हम लोग को इंटरनेशनल जो उन्नति होगा उसी के लिए। देखिए और कुछ लोगों से बात करना, क्या कहना चाहेंगे? वोट करने के लिए सुबह सुबह आए हैं, क्या क्या मुद्दे हैं? हमें तो बोलना भी ठीक है, इनसे बात आप करते रहिएगा, इनसे बात आप करते रहिएगा, क्योंकि देखिए पश्चिम बंगाल की 8 सीटें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आसनसोल पर धनंजय वहां से थे, मेरे साथ अखिलेश मेरे सहयोगी बने हुए हैं, महिमा वहां पर इस वक्त मेरे साथ हैदराबाद से जुड़ी हुई हैं। महिमा, जल्दी से क्विक अपडेट आपसे, वैसी कितने बजे तक पहुंचेंगे वोट कास्ट करने के लिए, कुछ जानकारी है? जी पूर्णिमा, अब से हलचल यहाँ पर फिलहाल तेज होते हुए नजर आ रही है। जो पुलिस प्रशासन यहाँ पर फिलहाल मुस्तैद है, वो लगातार हम देख रहे हैं कि लोगों को जो आसपास में गाड़ियां को हटाते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे लग रहा है अब से कुछ ही देर में यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी पहुंचेंगे। लेकिन देखिए मुस्लिम महिलाओं का क्या है कहना, वो भी देखना काफी महत्वपूर्ण है। एक मुस्लिम महिला फिलहाल मुझे सामने नजर आ रही है, मुझे लगता है इन्होंने अपने मत का प्रयोग कर लिया। इनसे बात कर लेते हैं कि आखिर महिलाओं के मुद्दे क्या है। हेलो मैम, आपका नाम? जरीना बेगम। आपने वोट कर दिया? जी नहीं, अभी कर रहे हैं। जी वोट करने जाएंगे तो महिलाओं के मुद्दे इस बार क्या है? किन मुद्दों को ध्यान में रखकर आप वोट कर रहे हैं? महिलाओं के लिए तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, इसके लिए। ठीक है, और एक और महिला मुझे यहाँ पर फिलहाल नजर आ रही है, उनसे भी बात करते हैं। मैम आप अपना नाम बताइए। नहीं मनीषा। नहीं अभी डालना है मुझे। तो वोट डालने आप जा रही हैं, महिलाओं के मुद्दे इस बार क्या है चुनाव में?
बस महिलाओं का मुद्दा यह है कि लेडीज़ को ज़्यादा घर गृहस्थी चलाने का रहता है, महंगाई पर कंट्रोल होना चाहिए और जो ऐसी सरकार चाहिए हमें जो हमारे हित में सही फैसला करे। हमारा वोट जो है हमारा हक है कि हमें कैसी सरकार चाहिए जो औरतों को तो ज़्यादा लेडीज़ को तो चाहिए कि हम घर गृहस्थी चलाते तो गृहस्थी कैसे होनी चाहिए। महंगाई इतनी है तो महंगाई पर कंट्रोल होना चाहिए। महिलाओं के हित में कई फैसले लिए गए हैं केंद्र सरकार की तरफ से, आप उसको लेकर कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, जो फैसले जो कांग्रेस सरकार ली थी अभी तक तो उस पर यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। जैसा कि दूसरे महाराष्ट्र वगैरह में से जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार चल रही है वहाँ पर जो लेडीज़ को जो हुआ था 2000 रुपीज़ देंगे, गैस पर हुआ था और बिजली पर जो है ना 200 रुपये की चुनौत करेंगे। यानी कि देखिए पूर्णिमा, फिलहाल इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जो महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखेगा, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करेगा, यही मुद्दे फिलहाल इन महिलाओं के यहाँ पर। ठीक है महिमा, मैं आती हूँ आपके पास और मुझे फौरन बताइएगा जैसे असदुद्दीन ओवैसी के वहां पर पहुंचने की आपको कुछ हलचल नजर आए। अखिलेश, मैं आपके पास भी आऊंगी, लेकिन वापस से विमल जी आपके पास आते हैं। और आपने एक महिला को सुना होगा, ठीक है, सुरक्षा का मुद्दा है और जाहिर है कि प्रधानमंत्री महिलाओं का जिक्र करते हैं, उनके ज्ञान में महिलाएं भी शामिल हैं और महिलाओं को लेकर बहुत सारी योजनाएं सरकार ने चलाई भी हैं। लेकिन उसके साथ साथ आपने सुना कि उन्होंने महंगाई जैसे मुद्दे का जिक्र किया है और ये महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जिसको विपक्ष भी बार बार उठाता रहा है कि आपके राज्य में महंगाई बढ़ी है और जनता इससे त्रस्त है। तो अगर जनता के बीच ये मुद्दा है तो इसको ओवरशैडो कैसे कीजिएगा? देखिए पूर्णिमा जी, मैं बता देना चाहता हूं कि महंगाई का जो आंकड़ा विपक्ष हमेशा पेश करता है, वो अगर अभी का महंगाई का आंकड़ा देखा जाए तो 2004 से अगर मैं बात करूं तो 2004 से जो है जो महंगाई दर था वो 3.77 था। 2014 की बात करूं 6.73 था। टोटल अगर मैं बात करूं जब कांग्रेस की सत्ता थी तब जो है 10 सालों के कार्यकाल में जो है महंगाई जो दर था वो था 8.06%। अभी जो भारतीय जनता पार्टी जब से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं तब से जो है औसतम जो है हमारा जो है 10 सालों का जो महंगाई दर है वो 5.16 है। मतलब मैं कहना चाहता हूं कि अगर महंगाई दर की बात करूं तो कांग्रेस के समय में ज्यादा महंगाई था। दूसरी चीज मैं बता देना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी हमेशा जो है महिलाओं को आगे लेकर चलते हैं। ये लोग हमेशा जाति की बात करते हैं, हमारे लिए तो 4 ही जाति है, गरीब, महिला, किसान और जो है युवा, हम इन्हीं की बात करते हैं और महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री जी हमेशा सोचते हैं। आप देखा आपने कई सारे आप जनसभा में आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी जो है महिलाओं को जो है काफी सम्मान कर रहे हैं। कोई महिला अगर कार्यकर्ता अगर उनका पैर छू भी दे तो वो नहीं छूने दे रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, आप देखिए अगर योजना की बात करूं तो अगर हम सुबह अगर सो के अगर जगते हैं तो सबसे पहले हम नित्य कार्य करने के लिए शौचालय जाते हैं। तो शौचालय जाते हैं तो इस दर्द को प्रधानमंत्री जी ने समझा। पहले क्या होता था गांव में कि गांव में अगर कोई महिला का कोई शौच आता था तो रात भर मतलब वो दिन भर इंतजार करती थी। दूसरी चीज मैं बता देना चाहता हूं, अगर हम फिर शौच के बाद नित्य कार्य करने के बाद हम किचन में जाते हैं एक सेकंड रोकूंगी, बस एक सेकंड रोकूंगी। एन इंद्रसेन रेड्डी त्रिपुरा के गवर्नर इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। इंद्रसेन रेड्डी जो कि इस वक्त अपना चुनाव के दौरान अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। आपको तस्वीरें इस वक्त नजर आ रही हैं। इससे पहले हमने आपको तमाम तस्वीरें दिखाई जिसमें आपने अल्लू अर्जुन को भी देखा बाहर आके, उन्होंने भी प्रतिक्रिया दी कि वोट करना चाहिए। हमने उत्तर प्रदेश के मंत्री सुरेश खन्ना की तस्वीर दिखाई, शाहजहांपुर वो पहुंचे थे, वहां पर उन्होंने मतदान किया है। लखीसराय पहुंचे, गिरिराज सिंह जो कि बेगूसराय से चुनावी मैदान में हैं, उन्होंने अपना वोट कास्ट किया। फिलहाल आपको इंद्रसेन रेड्डी नजर आ रहे हैं। इंद्रसेना रेड्डी नल्लू जो कि 20th गवर्नर हैं त्रिपुरा के, अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। उधर हैदराबाद से आपने देखा वेंकैया नायडू पूर्व उपराष्ट्रपति पहुंचे अपना वोट कास्ट करने के लिए। हैदराबाद में माधवी लता जो कि चुनावी मैदान में भी हैं, उन्होंने भी अपना वोट कास्ट किया। इंद्रसेन रेड्डी को इस वक्त आप नजर आ रहे हैं जो कि त्रिपुरा के गवर्नर हैं और अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। संजीव कौशिक जी, आंकड़े रख दिए, लेकिन आंकड़ों से कुछ नहीं होता, ये मैं जानती हूँ। विपक्ष के लिए ये मुद्दा है और विपक्ष इसको उठाता रहा है, लेकिन मैं कहती हूँ कि जनता के बीच ज्यादा इस बार मैटर क्या करता है, क्योंकि इस बार तो न्याय की भी बात की गई, इस बार गारंटी की भी बात की गई। मतलब ऐसा जैसे कि कहते हैं ना कि फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें, लेकिन उसके बावजूद लोगों के मन में वो गारंटी घर करके गई है। जिस तरीके का क्रेज देखने को मिलता है, न्याय की बात भी लोगों को इंप्रेस करती हुई नजर आ रही है। चौथे चरण तक आते आते क्या कुछ कह पाने की स्थिति में हैं आप कि क्या नजर आता है ऑन ग्राउंड? पूर्णिमा, भारतीय जनता पार्टी के फाइलों में आंकड़े हमेशा गुलाबी होते हैं, लेकिन हकीकत में जो औरत बोल रही थी वो सच्चाई है, जमीनी हकीकत यही है। तमाम वो आंकड़े और तमाम वो दावे सारे हवा निकलते हुए तब दिखाई देते हैं जब आप ज़मीन पे जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। महंगाई की बात हो, बेरोज़गारी की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो। हमने देखा जिस स्वास्थ्य का दम भरते हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग या सत्ता में बैठे लोग दम भरते हुए नहीं थकते हैं, किस तरह के हालात पैदा हुए थे
पिछले 2 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले हमने ये भी देखा है। हमने ये भी देखा है कि बेरोजगारी सबसे चरम पे है। आप पढ़े लिखे लोगों को, हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उच्च शिक्षा इसलिए देते हैं ताकि राष्ट्र निर्माण में उनकी एक भूमिका हो सके। आप उन्हें कहते हैं कि आप 50,000 रुपये ले लीजिए और एक रोजगार कर लीजिए, आपका जीवन चलना चाहिए। तो क्या इसलिए हम अपने बच्चों को इतनी शिद्दत से पढ़ाते हैं? और इतने आज के वक्त में आप समझ रही हैं कि जितने खर्चे बढ़ गए हैं, शिक्षा जितना महंगा हो गया है, जिस तरह से गरीबों के बच्चे जहां पढ़ते थे उसमें सीटें कम की जा रही है, फी शुल्क वृद्धि 120 गुना ज़्यादा बढ़ा दिया जा रहा है इंस्टीट्यूट के। तो निश्चित तौर पे सरकार को 2-3 चीज़ों पे 2 सेकंड बस जगन मोहन रेड्डी की तस्वीरें मुझे दिखानी होंगी, क्योंकि जगन मोहन रेड्डी अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। देखिए फिलहाल तस्वीरें हैं और वोट अपना वो कास्ट कर चुके हैं। जाहिर है कि बाहर आने के बाद जगन मोहन रेड्डी की तरफ से प्रतिक्रिया भी आएगी, उसका भी हमें इंतजार रहेगा। जगन मोहन रेड्डी क्या कहते हैं ये सुनना होगा, लेकिन वोट अपना कास्ट कर चुके हैं। और इसके साथ ही तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं, जो लोग हैं, वो पहुंच रहे हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए। इंतजार उनकी प्रतिक्रिया का। कटपा पहुंचे जगन मोहन रेड्डी सीएम, उन्होंने अपनी तरफ से वोट कास्ट किया। अभी जूनियर एनटीआर आपको नजर आ रहे हैं। जूनियर एनटीआर क्या कह रहे हैं, सुनिए। దేశ పౌరులుగా ఆ హక్కుని మనం వినియోగించుకోవాలి. వినియోగించుకుంటే మనం కూడా వచ్చే తరాలకి ఒక రెస్పాన్సిబుల్ సిటిజన్స్గా మనం ఉన్నామనే మెసేజ్ని మనం కూడా అందజేయించగలుగుతాం. సో అందరూ వచ్చి ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవాలని కోరుకుంటున్నాం. థ్యాంక్ యూ. देखिए एक बार फिर से आपको जगन मोहन रेड्डी की तस्वीरें दिखा रही हूं, और खास तौर पर इसीलिए ये चुनाव बेहद इंटरेस्टिंग हो जाता परिवार नजर आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट जगन मोहन रेड्डी की तरफ से पिछले कुछ वक्त में कौशिक जी दिए गए, उसको ऐड ऑन करिएगा, जिसमें कहीं ना कहीं एक जनता के बीच में सहानुभूति फैक्टर जरूर उनकी तरफ से नजर आया है। लेकिन फिलहाल अपना वोट कास्ट कर चुके हैं और आंध्र की राजनीति बहुत दिलचस्प इस बार होती हुई नजर आ रही है। उसको लेकर आपका एनालिसिस क्या कहता है? लेकिन रोकूंगी जैसे ही उनकी प्रतिक्रिया आएगी। फिलहाल वो अपनी नीली स्याही वाली उंगली दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। कौशिक साहब। हाँ, निश्चित तौर पे किसी भी राजनेता के लिए आज के वक्त में सबसे पहली प्राथमिकता है कि किस तरह से अपने वोटरों को अपनी तरफ खींचें। उसके लिए वो तमाम कवायद करने की कोशिश करते हैं, और इसमें जो सफल है वो सफल है, जो असफल है वो असफल है। लगातार कोशिश यही है कि इस बार का चुनाव इसलिए भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया क्योंकि 10 सालों तक भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही है। 10 सालों तक काम करने के बाद में कई तरह की चीज़ें होती हैं। आप बहुत जगह ऐसा कहना भी उचित नहीं है कि आप सारे मामलों में बिल्कुल फिसड्डी साबित हुए हैं, बहुत बेहतर काम भी किया है, लेकिन कई काम जो जनता की उम्मीदों पे आप खरा नहीं उतर रहे हैं उससे भागते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके वजह से घिरती हुई भी दिखाई दे रही है और बचने का प्रयास भी करती हुई दिखाई दे रही है। कुल मिला के ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है इस बार का चुनाव। जितना ही नीरस समझा जाता था और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो दावा करते थे कि अब की बार 400 पार, किसी ने सोचा नहीं था कि ये आज चौथे चरण में आते आते इस तरह की फिजा बदल जाएगी। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है और इस बार भारतीय जनता पार्टी के लोग भी अपने स्ट्रेटजी को लगातार जिस तरह से बदलते रहे हैं, उन्हें भी यकीन नहीं रहा है कि ज़मीन नीचे से खिसकती हुई दिखाई दे रही है या इतनी आसानी से ये खिसक जाएगी। कोशिश एक लगातार जारी है उनकी तरफ से। ठीक है विमल जी, क्यों आंध्र प्रदेश में क्यों इस तरीके से जगन मोहन रेड्डी को लेकर प्रधानमंत्री को कहना पड़ा कि हमने उनको कभी भी उस तरीके का सहयोगी माना ही नहीं? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ पूर्णिमा जी, आंध्र प्रदेश को लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी, पिछली बार की अगर बात करूँ तो भारतीय जनता पार्टी को 0.92% जो है वोट परसेंटेज मिला था। लेकिन इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी जो है अकेले बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करने जा रही है और आंध्र प्रदेश में जो हमारा पिछली बार खाता भी नहीं खुला था, इस बार हम जो है अच्छे मार्जिन से जो है चुनाव जीतते हुए नजर आएंगे। दूसरी बात, अभी हमारे मित्र संजीव कौशिक जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है विकास के देखिए, हम हमेशा चुनाव, हमारा कोई शकल नहीं होता और हमारा जो है कोई चुनौती नहीं होती है। हम जो है हमेशा जनता के पास ग्राउंड लेवल पे जाते हैं, तो हमारा एक ही मोटो होता है कि हम जो भी विकास कार्य ग्राउंड पर हम पहुंचाते हैं उसी को देखते हुए हम वोट मांगते हैं। दूसरी चीज़, आज जो है चौथा चरण, आज चौथे फेज का चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी आज जो है बहुमत का आंकड़ा पार कर जाएगी। बाकी उसके बाद जो है अभी 3 चरण का चुनाव बाकी है, तो हम 100-150 जो इनका 100 और 140, 143 जो भी बोले, हम छोड़ दे रहे हैं विपक्ष के लोगों के लिए और अन्य के लोगों के लिए। लेकिन 400 का आंकड़ा तो हम पार करेंगे। तो आप उनका आंकड़ा कैसे दे रहे हैं? उन्होंने तो अभी तक दिया नहीं। लेकिन
नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो आज से आंकड़ा थोड़ी ना प्राप्त कर रही है। इनका भारतीय जनता आंकड़ा पार्टी तो मतलब आंकड़ा इनका जो है से मेरा चुनाव- मतलब कौशिक जी का आंकड़ा नहीं है, मेरा मतलब है विपक्ष का अभी तो आंकड़ा। कौशिक जी ने कहा था कि 400 का आंकड़ा कहने जब चुनाव लड़ने जा रहे थे तो नहीं, लोग कह रहे आपने थे कि तो 400 आंकड़ा पार दे कर दिया ना, इसीलिए उन्होंने आप पर कहा। मैं कहती हूँ विपक्ष ने तो आंकड़ा भी नहीं दिया है विमल जी। नहीं तो हम तो अपना आंकड़ा दे रहे हैं ना। हम तो 400 का आंकड़ा हमने बोला था कि एनडीए जो है 400 आंकड़ा पार करेगी। आज सरकार हम तो बना अपना रहे हैं। 400 आंकड़ा देखिए, आज तो है चौथा फेज का चुनाव है, हम तो 272 सरकार का बना जो लिया बहुमत का जो आंकड़ा है वो हम पार करने जा रहे हैं, और जो बाकी है हम इनके झोली में और जो विपक्ष के छोड़ लोग दीजिए बैठे फिर हैं उनके ऐसे झोली ही। में डाल दे रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि हम काम के बदौलत जो है जनता के पास जाते हैं, उस काम को देखते हुए जनता हमें वोट करती है। ये बार बार ये कह रहा, अभी देखिए कुछ विगत कुछ महीने पहले ही चुनाव हुआ था, जिसमें आपने देखा था कि जो है मध्य प्रदेश के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई थी। छत्तीसगढ़ में जो है इनकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहां पे चुनाव जीती। राजस्थान के अंदर जो है कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने काम के जरिए जो है लोगों के पास पहुंची और अपने काम को लेकर जो है लोगों के पास वोट मांगा उन्होंने, और लोगों ने अपना आशीर्वाद पूरा भारतीय जनता पार्टी को और हमारे नरेंद्र मोदी जी को दिया। तो मैं कहना चाहता हूं कि देखिए भारतीय जनता पार्टी इसलिए विश्वास से बोल रही है कि हम 400 का आंकड़ा पार करेंगे, विमल भाई, क्योंकि विमल भाई मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में टोटल 55 सीटें हैं, उसमें से ऑलरेडी आपने 53 सीटें पहले से ही प्राप्त कर ली है। अब कितना आंकड़ा ले जाएंगे, कहां ले जाएंगे? अरे उसको बचा लीजिए, यही कम नहीं है। आप तो आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। मैं तेलंगाना की मैक्सिमम बात आप जा कर रहा चुके हैं हूं, ना। मैं आंध्र प्रदेश की बात कर रहा हूं, जहां पे भारतीय जनता पार्टी खाता नहीं खोली थी, तो हम वहां की बात कर रहे हैं। नहीं तो देखिए, कैसे, लेकिन कैसे? क्योंकि पिछले अगर आप चुनावों को देखेंगे तो मेन तो मुकाबला यहाँ पर कांग्रेस के साथ है ना इनका। देखिए मैं कहना चाहता हूँ पूर्णिमा जी कि हम पहले क्या थे, हम देखिए भारतीय जनता पार्टी का एक मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का। देखिए भारतीय जनता पार्टी वहां पे सबसे ज्यादा मेहनत करती है, जहां पे पिछली मुझे बार एक बड़ी चुनाव खबर में जो है- बताते हैं सर, ब्रेक ले जाना होगा, फिर मैं आती हूँ आपके पास। देखिए कन्नौज में ईवीएम खराबी की इस वक्त शिकायत मिल रही है। ये बड़ी खबर, कन्नौज से ईवीएम खराबी की शिकायत मिल रही है। इस खबर पर जैसे ही और ज्यादा डिटेल्स आएंगी आप तक पहुंचाऊंगी। एक बहुत छोटा सा ब्रेक, लेकिन ये बड़ी कवरेज भारत 24 पर 96 सीटों पर जारी वोटिंग को लेकर लगातार जारी है। आप कहीं मत जाइएगा,